हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग मॉड्यूल 7 को डिस्कस करने वाले हैं। मॉड्यूल 7 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक्स है इकोटाइप्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जो कि आपके सिर्फ एक यूज केस ही सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इकोटाइप्स क्या है? इकोटाइप्स आपके इकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल रेसेस होती हैं, मतलब कि एक ही स्पीसीज के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। जो कि जो ट्यूरेसन ने ये डिस्कस किया था कि जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन का ग्रुप है, रेसेस या सब स्पीसीज जो है, जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में हैबिटेट कंडीशन में अगर ग्रो करते हैं, तो उसकी वजह से जो है उनको इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए उनके थोड़ी सी जो चेंजेज आती हैं, वो मे भी हो सकती है फिजियोलॉजिकल चेंज हो या जेनेटिक चेंज हो। तो उनकी वजह से मतलब म्यूटेशन या हाइब्रिडेशन या किसी भी वजह से जो चेंजेस हो, तो उनको बोलते हैं हम लोग इकोटाइप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लांट है जो कि यहाँ पे एक ही मतलब सेम स्पीसीज का है, लेकिन फिर भी अलग अलग जो है क्लाइमेट में जो मतलब उसको ग्रो करने की वजह से उनके जो है फिजियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि जो देखने से आप समझ सकते हैं, जो फिजिकल जो बोल सकते हैं, मतलब देखने से साइज जो है आपका छोटा बड़ा है, जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। तो वो चेंजेज या फिर उसके जो कलर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप देख के अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो वो इसको हम लोग बोलते हैं इकोटाइप्स। तो ये जो डिफरेंट इकोटाइप्स है वो हो सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो या जेनेटिकली डिफरेंट हो। मॉर्फोलॉजिकल मतलब शेप साइज के अकॉर्डिंग, जेनेटिक्स के मतलब कि जिसके जीन्स के अकॉर्डिंग, मतलब क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अलग तो होते हैं, लेकिन ये इंटरफर्टाइल होते हैं, मतलब कि आप इनकी जो दोनों के बीच में आप हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके होते हैं इकोटाइप्स। तो ये जो इकोटाइप्स हैं वो मेनली जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक रिस्पॉन्स ऑफ पॉपुलेशन टू हैबिटेट, मतलब कि हैबिटेट में जो सिचुएशन है, जो इन्वायरमेंट में जो सिचुएशन है, क्लाइमेट कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही ग्रो करने की वजह से हो जाते हैं। तो ये आपके इरिवर्सिबल होते हैं। तो अगर उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली जाए, तो जो इकोटाइप के जो है स्पीसीज है वो इनफर्टाइल होते हैं, पर जेनेटिकली थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ये आपके जो है ओरिजिनल फीचर्स आपके सेम रखते हैं, और वो अगर आप दूसरे इन्वायरमेंट में उसको कर रहे हैं तो वो आप चेंज नहीं करते हैं वापस, ठीक है। अगर कोई स्पीसीज जो है कि बहुत बड़े इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड में है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट हैबिटेट में है, तो उसको हम आप प्रॉपरली मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो डिस्टिंक्ट हैबिटेट में वो जनरली ग्रो करते हैं, और इनकी जो है डिस्क्रीट एंटिटी होती है विद क्लियर डिफरेंस, और सेपरेट किए जा सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और ये जो है प्लास्टिक नहीं होते, मतलब कि जो है उनकी जो चेंजेस होते हैं, कोई एक जो है चेंज हो गई है दूसरे इन्वायरमेंट में जाकर, तो वापस आप पहले इन्वायरमेंट में लेके आएंगे तो उनकी जो कैपेबिलिटी है वापस से रीगेन नहीं होगी। वो प्लास्टिक मतलब नहीं होते हैं, मतलब कि प्लास्टिक की तरह चेंज बार बार चेंज नहीं होंगे, एक बार चेंज हो गए तो हो गए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इनका जो फॉर्मेशन कैसे होता है इन इकोटाइप्स का। तो इकोटाइप्स के फॉर्मेशन के मेन तीन तरीके हैं। एक है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि दो डिफरेंट आप एक ही स्पीसीज के मतलब ऑर्गेनिज्म को ले आइए, प्लांट को ले आइए, अब उनका है मतलब आप ब्रीडिंग करवाएंगे तो थर्ड आपकी बन जाएगी स्पीसीज, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इकोटाइप बन जाएगी। तो ये तरीका है हाइब्रिडाइजेशन कराने का। नेक्स्ट है म्यूटेशन। तो आपके जो है नेचुरल म्यूटेशन से या फिर किसी बाहरी जो है मतलब इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट की वजह से जो धीरे धीरे आपके जो उसके मतलब फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, वो कि धीरे धीरे वो टाइम के साथ चेंज होते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोजोम चेंज, मतलब उसके अगर क्रोमोजोम में किसी खास वजह से, रीजन की वजह से उसमें चेंज आ रहा है, जीन में चेंज आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोमल चेंज की वजह से वो एक नया इकोटाइप बने हैं। तो ये जो कितने तरह के इकोटाइप्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इकोटाइप है जो बनते हैं अलग अलग टाइप में, तो वो डिपेंड करता है कि आपका किस लैटिट्यूड पर है, किस एल्टीट्यूड पर है, लाइट कैसी है वहाँ पे, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, बायोटिक इंटरफेरेंस कैसी है, फिजिकोलॉजिकल चेंजेस कैसी हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो ये डिफरेंट टाइप के इकोटाइप्स बनते हैं। तो बात कर ली जाए कुछ तरह के इन्वायरमेंट में वेरिएशन की वजह से किस किस टाइप के हम लोग इकोटाइप को उसको किस नाम से जानते हैं। तो अगर उसी क्लाइमेट में चेंज है, मतलब लाइट, टेम्परेचर, वाटर, विंड में चेंज है,
तो हम उसको बोलते हैं क्लाइमेट इकोटाइप। नेक्स्ट है कि अगर उसके सॉयल के कुछ फैक्टर्स में चेंजेस है, पीएच में चेंजेस है या फिर किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स में चेंजेस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इडेफिक इकोटाइप। अगर दोनों की वजह से चेंजेस हो रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं क्लाइमेटिक इडेफिक इकोटाइप्स। अगर उसके एल्टीट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूडनल मतलब चेंजेस की वजह से हो रहा है, मतलब एल्टीट्यूड मतलब कि उसके जो जिस ग्राउंड पर ग्रो कर रहे हैं उसकी हाइट ज़्यादा है या फिर कम है, मतलब उसके हाइट पर डिपेंड कर रही है, और वो अर्थ के किस रीजन में वो जनरेट मतलब ग्रो कर रहे हैं, उसकी वजह से उनमें जो चेंजेस हो रहे आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूडनल या फिर लैटिट्यूडनल इकोटाइप्स। नेक्स्ट है फिजिकोलॉजिकल इकोटाइप्स, जो कि डिपेंड करता है कि वहाँ का वाटर कैसा है, वहाँ का न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, वहाँ के जो है फोटो प्रॉपर्टी कैसे, लाइटिंग कैसे है, सन की जो सनरेज है उसकी मौजूदगी कितनी है। तो इसकी वजह से अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल इकोटाइप्स। ठीक है, अब बात करते हैं डिलिमिटेशन के बारे में इकोटाइप्स के, कि जो कितने हद तक आपके ये इकोटाइप्स हो सकते हैं। तो ये आपके हमेशा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स चेंज नहीं हो, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में चेंज हो रहा हो वैसा हमेशा नहीं होगा। ठीक है, कुछ सिंगल इकोटाइप्स भी होते हैं जिसके सेवरल इकोफिन्स होते हैं, डिपेंड करते हैं हैबिटेट पर। मतलब कि आपके बहुत सारी जो चीज़ें हैं ज़रूरी नहीं हो कि आपको दिखाई ही दे प्रॉपरली, वो उसका सेपरेट भी हो सकती है, बिना दिखाए आपको उसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कि वो क्लाइमेट, मतलब कोल्ड क्लाइमेट से आप हॉट क्लाइमेट में ले गए, उसमें चेंज जो जो फिजियोलॉजिकल चेंज है या फोनोलॉजिकल चेंज में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी उनके जो टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की जो कैपेबिलिटी है वो चेंज हो जा रही है। तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सारे इको टाइप से जरूरी नहीं कि वो बस मॉर्फोलॉजिकल भी कैरेक्टर्स में चेंज हो। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फ़ायदा क्या है इस तरह की चीज़ों का। तो इस तरह फ़ायदा ये है कि हम लोग जो कल्टीवेशन कर सकते हैं, मतलब कि जो कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्लांट को आप डिफरेंट रीजन में आप जहाँ पर जिसके लिए सूटेबल नहीं है उसके लिए उस तरह के क्लाइमेट में भी आप ग्रो कर सकते हैं इस तरह के इकोटाइप्स के थ्रू। तो ये नए इकोटाइप्स जो बनते हैं स्पीसीज का, वो डिफरेंट क्लाइमेट में वो ईजिली जो है आपका वो अडॉप्ट कर लेते हैं। वो नेक्स्ट है इकोटाइप जो है हेल्प करते हैं स्पीसीज को कि आप जो कोई भी स्पीसीज है वो अपनी मतलब जो प्रजाति है स्पीसीज है वो अलग अलग जो इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंट में अपने आप को फैला सकती है चारों तरफ। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन कैन बी मार्क्ड इन स्पीसीज ग्रोइंग ऑन वेरिंग हैबिटेट विच लीड टू इवोल्यूशन। जो बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हो जाती है तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन आपको देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के टाइप के कुछ आपका सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स और उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक तरह का जेनेटिक्स का ही सब फील्ड है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स के डिफरेंस के बारे में। मतलब कोई खास पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी उस पॉपुलेशन में उसके जीन्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो कि जो ये सारे जो चेंजेस है वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का पार्ट होती है। तो ये इसकी जो स्टडी की जाती है बायोलॉजी में स्टडी की जाती है, जिसमें हम लोग जो एडेप्शन है, स्पेसन है या पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, ये सब अलग अलग फेनोमेना को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट बात करते हैं एक टॉपिक मतलब एक टर्म की बात की जो बोलते हैं जीन, ए डिस्क्रीट यूनिट ऑफ हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम लोग बात की जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में या फिर एनिमल्स में, तो जो उनकी जो नेचर है, जो बेसिक प्रॉपर्टी है, वो जो इनहेरिट होती है, जो चेंज होती है आपके जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके उसके मतलब हर सेल के मतलब जो कोई भी आपके बायोलॉजिकल आपके कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो जो आपका बेसिक यूनिट रहता है सेल के उसके अंदर जो है आपके डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं सीक्वेंस, उसके डीएनए में ये पाए जाते हैं जीन। एक तरीके से इंफॉर्मेशन वो कैरी करते हैं कि आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भेजते हैं। नेक्स्ट है एलेज, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। तो एक ही जीन टाइप के बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स होंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं एलेज। ठीक है, नेक्स्ट है जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो
आपके जेनेटिकली आपका लगभग सेम है तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप। अगर फिजिकल ट्रेट सेम है तो उसको बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है। म्यूटेशन मतलब कि अगर डीएनए में कुछ में आपका रिप्लिकेशन में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से जो अल्टीमेट सोर्स है जिसमें जो वेरिएशन आते हैं उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये जो आपके एलाइज हैं, जीनोटाइप्स है, फेनोटाइप्स है, म्यूटेशन है, इसके बारे में आपको थोड़ा अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि बार बार इसका इस्तेमाल करेंगे, बार बार इस टर्म का इस्तेमाल करेंगे आगे के लेक्चर्स में या फिर अगले के टर्मिनोलॉजी में। ठीक है। तो अब बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की। तो अगर जो है आपकी किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी स्पीसीज का कुछ पॉपुलेशन है, उसमें डिफरेंट टाइप के जीन के अगर वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, मतलब कि जीन्स तो आपका मतलब लगभग सेम ही होगा। ठीक है। बस उसमें कुछ वेरिएशन होगा, तो उसकी वजह से जो है उस तरह के स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके अलग अलग टाइप के वो मेंबर देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हम बात करें कि कोई एक लेक है, लेक में अगर जाएंगे तो उसमें आप छोटे से लेकर बड़े तक के डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आप फ्रॉक देख पाएंगे, मेंढक देख पाएंगे। तो एक्चुअली जो स्पीसीज तो आपका सेम है, जीन्स आपका लगभग सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़े चेंजेस की वजह से उनमें डाइवर्सिटी आई है, मतलब उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्रॉग वहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। तो उसके जो है जो आपके डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं, उसके होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि उस तरह का स्पीसीज का जो है एग्जिस्ट जो है कि एक्सटेंशन नहीं हो पाता है, मतलब उनका ख़त्म नहीं कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो कुछ जो है स्पीसीज के उस कुछ मेंबर हैं वो उस अकॉर्डिंग वो ढल जाते हैं, क्योंकि उनके पास वैसी जीन होती है। अगर कुछ सर्वाइव नहीं कर पाए तो जो कुछ है जो सर्वाइव कर जाते हैं, तो ये बेनिफिट होता है। ठीक है। तो इसमें भी है कि अगर आपके सेम टाइप के अगर वहाँ पे एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मोनोमॉर्फिक है, मतलब सेम फिनोटाइप के हैं। फिनोटाइप मतलब कि सेम फिजिकल ट्रेट्स के, मतलब देखने में, साइज में, छोटे में, कलर में लगभग सेम है। तो अगर उसके कलर्स में या फिर साइज में कुछ कुछ में चेंज है आपका आपका फिजिकल ट्रेट्स में, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी समझ लेते हैं हम लोग जीन पूल के बारे में। तो जो आपका कोई भी पॉपुलेशन है, कोई भी आपका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जैसा जैसा कि देख रहे थे कि आपका एक लेक है, लेक में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट कलर के आपके फ्रॉग हैं। ठीक है। तो उनका जो बीच का जो है जेनेटिक जो वेरिएशन है उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। बट लेकिन अगर आप उसके जो पूरा कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं जीन पूल। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी उस तरह के सिचुएशन में, उस तरह के लोकेशन में किसी तरह क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होगा या किसी तरह के वेरिएशन आएंगे, तो जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट आपके जो है ऑर्गेनिज्म पर पड़ सकता है, तो इसकी वजह से जो उनका सर्वाइवल, मतलब वो एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं, उनका सर्वाइवल बना रहता है, फिर वो वहाँ पे जी जाते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने जिसको डिस्कस किया अभी तक जेनेटिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट जीन होना। अब पूल का मतलब, जीन पूल का मतलब है कि उन सब डिफरेंट टाइप के जो डाइवर्सिटी है जेनेटिक में, उसका कॉम्बिनेशन। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो उस जीन पूल में उतने टाइप के आपके जीन्स होंगे सेम स्पीसीज के। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जेनेटिक हेट्रोजेनिटी। तो जो डिफरेंट टाइप के जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं एक ही स्पीसीज के, तो उनका जो प्रोडक्शन होता है तो उनमें अगर जीन में चेंजेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक हेट्रोजेनिटी। मतलब जीन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको बोलेंगे जेनेटिक हेट्रोजेनिटी। तो ये दो टाइप के होते हैं। वो फर्स्ट है एलाइक हेट्रोजेनिटी, नेक्स्ट है लोकस हेट्रोजेनिटी। एलाइक मतलब होता है कि अगर किसी सिमिलर टाइप के फिनोटाइप के मतलब स्पीसीज से, मतलब सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट टाइप के जो है जीन का कोई मतलब ऑर्गेनिज्म बर्थ ले रहा है, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है उनका, तो बोलेंगे एलाइक। लेकिन अगर उसमें खुद आपका किसी तरह का मतलब वहाँ क्लाइमेट कंडीशन या किसी और कंडीशन की वजह से उसमें अगर म्यूटेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकस हेट्रोजेनिटी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा सारे बायोलॉजिकल टर्म्स है, आपको थोड़ा सा अगर ठीक से समझना पड़ेगा तब आप समझ पाएंगे इस सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि जीन्स, एलाइक, जीनोटाइप, फेनोटाइप, म्यूटेशन, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म जो कि जिसका मतलब ये है कि अगर एक ही आपके स्पीसीज में रहने वाले जो भी मेंबर्स हैं उनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, मतलब कि वो अल्टरनेट फेनोटाइप्स है। फेनोटाइप्स मतलब जैसे मैंने डिस्कस किया था कि
वैसे मेंबर्स, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके कलर्स या फिर साइज जो भी चेंज है, मतलब उसके जो फिजिकल फॉर्म है वो चेंजेज हैं। तो आपके स्पीसीज सेम हैं, उनका अपना मतलब कि जीन सेम है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से उनके कुछ जो ट्रेट्स है, फिजिकल ट्रेट्स है, उसमें डिफरेंस है। जैसे बात कर ले हम लोग एक की, अगर कोई जैगुआर का स्किन है तो जैगुआर का स्किन का जो कलर है उसको मैं अगर लाइट कलर से बनाया हुआ है या फिर डार्क कलर से बना हुआ है तो लाइट कलर्स वाले अलग टाइप के हो जाएंगे, वो लाइट कलर्स वाले अलग मोनोमॉर्फिक हो जाएंगे, और जो लाइट कलर के रेस्पेक्ट में जो डार्क कलर होंगे वो पॉलीमॉर्फिज्म के केस में आएंगे, मतलब कि वो दूसरे डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप के हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के स्किन कलर्स की वजह से इस तरह के जो एनिमल्स जो जनरेट होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो मेनली फोकस किया जाता है फिजिकल ट्रेट्स को लेकर, फिनोटाइप्स को लेकर, लेकिन उसमें हो सकता है कि उनका जीन सेम हो, जीनोटाइप सेम हो, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की, मतलब कि जीन के में भी उसमें चेंजेस हैं, जीन सेम नहीं है, मतलब उनके कलर भी डिफरेंट है और जीन भी डिफरेंट है, तो इनको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनको ये है जेनेसिस्ट या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है वो डिफरेंट टाइप से इसको डिस्कस करते हैं। तो ये आपके मेनली कहा जाता है कि ये म्यूटेशंस की वजह से ये होते हैं। ठीक है, तो आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं कि आपके जो सेम कलर के हो सकते हैं तो लेकिन उसका जीन्स डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर जीन सेम हो पर डिफरेंट कलर का हो, तो इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म में रखेंगे, तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म में रखेंगे। तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि इसके जो जीन भी डिफरेंट हो और कलर भी डिफरेंट हो, और वो अलग अलग टाइप के क्लाइमेट में रहने सर्वाइव करने के लिए वो बने हुए हों। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं एनिमल्स में। तो जस्ट बेसिक आपका डेफिनेशन समझ लीजिएगा क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लास्ट देख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स हैं जो कि सेम स्पीसीज के हैं लेकिन डिफरेंट कलर्स के हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कि इसका सिविल इंजीनियरिंग में क्या रोल है, तो वैसे कोई इस तरह कुछ आप डायरेक्टली रोल तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप किसी तरह के साइट पे जाते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की जो चीज़ें अगर देखते हैं और जिस तरह की वैरायटी आप देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो उसको मतलब कोशिश ये करना होता है कि आपका जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी वजह से इस तरह की बायोलॉजिकल इकोसिस्टम में किसी तरह का जेनेटिक डाइवर्सिटी वाला सिस्टम में इन एनिमल्स पे किसी तरह का एक्सटेंशन का खतरा ना आए, वैसे आपको वहाँ के पे काम करना है। ठीक है, तो बस यही हम लोग जस्ट रिलेट कर सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग से क्या रिलेशन है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका 7th मॉड्यूल खत्म कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 8 में इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, थैंक यू।